स्वागत है। आज हम अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी की दुनिया में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं। कुछ नई और दिलचस्प सोच उभर रही है वहाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे अपराध को समझने के तरीके बदल रहे हैं। तो आज इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि अपराध शास्त्र अब सिर्फ किसने किया या क्यों किया, इससे आगे कैसे बढ़ रहा है। मतलब अपराध का वो निजी अनुभव कैसा होता है, समाज में अपराध की परिभाषा बनती कैसे है, पीड़ितों की भूमिका और हाँ, ये साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां, इन सब पर ध्यान जा रहा है। चलिए समझते हैं इन नए विचारों को। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं घटना क्रिया विज्ञान अपराध शास्त्र से। फेनोमेनोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी ये कहता है कि हमें अपराध के पीछे के कारणों जैसे गरीबी वगैरह, उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि अपराध करते वक्त व्यक्ति असल में महसूस क्या करता है, उसका वो लाइव एक्सपीरियंस, वो अनुभव कैसा होता है। जैक कार्ट्स की वो किताब है ना, अपराध का आकर्षण, उसमें ये बात है कि कभी कभी लोग सिर्फ रोमांच के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए भी अपराध करते हैं। ये बात थोड़ी सोचने वाली। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण व्यक्तिपरक अनुभव पर, मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर बहुत जोर देता है। सवाल ये नहीं कि बैंक क्यों लूटा, बल्कि सवाल ये है कि बैंक लूटना कैसा लगा, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। इसके लिए फिर वो गहरी इंटरव्यू जैसी मेथड्स इस्तेमाल होती हैं। उस पल की सोच, भावनाएं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। हाँ, और ये सोच जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ एकेडमिक तौर पर दिलचस्प है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? नहीं, प्रैक्टिकल मतलब है बिल्कुल। ये बताता है कि सिर्फ गरीबी या बुरी संगति कारण नहीं होते। कभी कभी अपराध का अपना एक नशा होता है, या कह लीजिए रुतबा हासिल करने की इच्छा होती है। ये समझना जरूरी है। अगर हम ये समझे तो शायद रोकथाम के तरीके भी बदल सकते हैं, है ना? अच्छा, तो ये तो हुई अपराध को कर्ता के नजरिए से देखने की बात। लेकिन कुछ लोग तो अपराध की परिभाषा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ। यहीं पे वो उत्तराधुनिक अपराध शास्त्र, पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, उसकी सोच आती है। सही कहा ना? हाँ। कि अपराध कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि समाज तय करता है कि क्या अपराध है और क्या नहीं। हाँ, यही इसका मूल विचार है। ये देखते हैं कि कैसे भाषा और शक्ति, मतलब लैंग्वेज और पावर, इनका इस्तेमाल होता है। कैसे कुछ व्यवहारों पर तो आपराधिक का थप्पा लगा दिया जाता है, जबकि शायद उतने ही हानिकारक दूसरे काम हैं। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी की लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसको अक्सर अपराध नहीं माना जाता। सही बात है। तो ये मानते हैं कि कानून की भाषा में भी शक्ति का खेल है, पावर इम्बैलेंस है। इसीलिए ये किसी एक बड़ी यूनिवर्सल थियरी के बजाय वो स्थानीय स्तर के न्याय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे वो पुनर्स्थापनात्मक न्याय, रिस्टोरेटिव जस्टिस, जहां नुकसान की भरपाई पर जोर हो। जी बिल्कुल, कि जिसने नुकसान किया है वो उसकी भरपाई करे, बजाय इसके कि सिर्फ उसे सजा दे दी जाए। और फिर आता है नारीवादी अपराध शास्त्र, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। ये कहता है कि भाई अब तक अपराध को समझने के ज्यादातर जो तरीके थे वो पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए, महिलाओं के अनुभव कहीं पीछे छूट गए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लिंग यानी जेंडर को समाज का एक बहुत बुनियादी ढांचा मानता है, और ये दिखाता है कि कैसे महिलाओं का शोषण होता है और क्यों जो पुरानी थ्योरीज हैं वो महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों को ठीक से समझा नहीं पाती। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये नजरिए कुछ अपराधों की परिभाषा को ही बदल देते हैं। जैसे ताक-झांक, वॉयरिज्म। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये किसी की निजी आजादी का हनन है, उसकी स्वायत्ता पर हमला है, और कहीं ना कहीं शक्ति का प्रदर्शन भी। अच्छा। या फिर पीछा करना, स्टॉकिंग। ये सिर्फ पीछे चलना नहीं, ये नियंत्रण का, कंट्रोल का एक बहुत ही भयानक तरीका है। और सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप, ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मर्दों के दबदबे का, वो पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का एक चरम विभत्स स्वरूप है। समझ रही हूँ। अच्छा, पीड़ितों पर भी अब फोकस बढ़ा है। पीड़ित शास्त्र विक्टिमोलॉजी में ये बात उठ रही है कि अपराधी को सजा तो मिले, पर पीड़ित को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जी, ये उसी पुनर्स्थापनात्मक न्याय का एक अहम पहलू है जिसकी बात हम कर रहे थे। मकसद सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि अपराध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना भी है। मुआवजा एक तरह से उस नुकसान की स्वीकृति है। इससे पीड़ित को थोड़ी आर्थिक राहत मिलती है, थोड़ा हौसला मिलता है, और अपराधी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। भारत में भी जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी, उसकी धारा 357 में मुआवजे का प्रावधान है। अच्छा। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है पीड़ितों की जरूरतों को अहमियत देने की तरफ। कई बार ना ये जो शब्द है संगठित अपराध,
छोटे मोटे संगठित अपराध और आतंकवादी घटनाएं, इनमें फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, मुख्य अंतर इनके मकसद में है, इनके उद्देश्य में है। संगठित अपराध जैसे माफिया या बड़े ड्रग कार्टेल वो काफी व्यवस्थित होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है और उनका पहला लक्ष्य होता है पैसा कमाना, मुनाफा। ठीक है। छोटे संगठित अपराध जैसे गाड़ी चुराने वाले गिरोह या मोहल्ले के सट्टेबाज वो उतने व्यवस्थित शायद ना हो और उनका काम स्थानीय स्तर पर मुनाफे के लिए होता है। वहीं आतंकवादी घटनाओं का मकसद बिल्कुल अलग है। वो राजनीतिक होता है या वैचारिक। उनका लक्ष्य होता है डर फैलाकर अपनी बात मनवाना या समाज या सरकार में कोई बड़ा बदलाव लाना। जैसे आईसिस के हमले। बिल्कुल। तो एक तरफ है लाभ, पैसा, दूसरी तरफ है डर फैलाकर राजनीतिक या वैचारिक बदलाव लाने की कोशिश। ये मूल अंतर है। चुनौतियां तो एकदम अलग लगती हैं। अपराधी की पहचान मुश्किल, किस देश का कानून लागू होगा ये तय करना मुश्किल। हाँ, और साथ ही टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कानून अक्सर पीछे रह जाता है। हाँ, सबूत सारे डिजिटल होते हैं जिन्हें मिटाना या बदलना आसान हो सकता है। सही। और हमले वो स्वचालित हो सकते हैं, मतलब एक साथ हजारों लाखों लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है शायद अलग अलग देशों के बीच सहयोग की कमी, क्योंकि इंटरनेट की कोई सीमा तो है नहीं। भारत पर इसका क्या असर है? भारत तो साइबर अपराध का एक बहुत बड़ा निशाना है। हमारा जो आईटी एक्ट है वो नई चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रशिक्षित लोगों की भी कमी है जो इन मामलों की जांच कर सकें। हालांकि I4C जैसी पहले हुई हैं, मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो एक अच्छी कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसी संधियां हैं, पर भारत समेत कई बड़े देशों ने उसे अभी पूरी तरह अपनाया नहीं है। तो मिलकर मुकाबला करना अभी भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि अपराध शास्त्र का दायरा कितना फैल गया है। ये अब सिर्फ अपराध और अपराधी तक ही सीमित नहीं रहा। ये अपराध के अनुभव, समाज की सोच कैसे बनती है, पीड़ितों की आवाज और हाँ, टेक्नोलॉजी का असर, इन सब को समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये उभर कर आती है कि अपराध जैसी जटिल चीज को समझने के लिए हमें कई नजरियों को साथ लेकर चलना होगा। व्यक्ति का अपना अनुभव क्या है, सामाजिक ताना बाना कैसा है, पीड़ित पर क्या असर पड़ रहा है, तकनीकी बदलाव क्या ला रहे हैं। कोई एक चश्मा लगाकर पूरी तस्वीर नहीं दिख सकती। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भाषा और शक्ति ही तय करते हैं कि समाज में किसे अपराध माना जाए, जैसा कि वो उत्तर आधुनिक अपराध शास्त्र कहता है, तो आज हमारे समाज में ऐसे कौन से काम हैं जो है तो बहुत नुकसानदेह, पर शायद उन्हें अपराध का लेबल नहीं दिया जाता। और सोचने वाली बात यह भी है कि इस लेबलिंग से या लेबल न लगाने से फायदा किसे पहुंच रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा।